समर एनिमे 2024 खत्म हो चुका है और बड़े ही दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये सीजन काफी फुद्दू था बाकियों के कंपैरिजन में। और वैसे वो भी कोई बैंगर सीजन्स नहीं थे, ज्यादातर बढ़िया माल फॉल के लिए बचा हुआ है। पर मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप लोगों के लिए बहुत सारे एनिमे बिंज किए हैं, चाहे मेरा मन था या फिर नहीं था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस सीजन क्या वर्थवाइल था, क्या आपको चेकआउट करना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए। इस बार मैं पिछले वीडियो की तरह कैटेगराइज नहीं करूंगा क्योंकि आई थिंक वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। टियर लिस्ट करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा व्यूज आते हैं। वॉच टाइम 2 सालों तो ये टियर लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें सबसे नीचे है वो शोज जिनको मैंने ड्रॉप कर दिया फॉर व्हाटएवर रीजन, फिर है I mean, it's alright. फिर That's good shit right there. एंड देन That's why he's the GOAT. इसको लिटरली मत ले लेना, ये बस एक रेटिंग सिस्टम है जो मैंने इस सीजन के लिए बिठाया है। इस सीजन के गोट और अगले सीजन के गोट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। रेफरेंस के लिए इन कैटेगरीज का मतलब कुछ ये है। सो अगर सब क्लियर है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं वो शोज लिस्ट डाउन कर देता हूं जो मैंने ड्रॉप कर दिए हैं खुद के लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या फिर ऑडियंस के फीडबैक पे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है टावर ऑफ गॉड सीजन 2। सच बताऊं तो मैं कभी इसका पहला एपिसोड भी फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैंने सोचा था कि डिपेंडिंग अपॉन द एडेप्टेशन मैं आगे चल के डिसाइड कर लूंगा कि फर्स्ट सीजन को रीवॉच करूं या फिर कोई रीकैप वीडियो देख के आगे कंटिन्यू कर लूं। बट ऑडियंस का फीडबैक ही इतना खराब था कि आई डिडंट। स्टूडियो एंड डायरेक्टर का चेंज सीरीज के फेवर में वर्क नहीं किया। इवन मैंने तुम लोगों से ही ट्विटर पे पूछा था कि इसको चांस देना चाहिए या नहीं, एंड ऑल ऑफ यू यूनानिमसली सेड कि नहीं, अडेप्टेशन सीजन 1 जैसी नहीं है, सो वी आर स्किपिंग इट। 2.5D seduction. Being a horny ass anime just does not cut it for me anymore. अगर मैं एकदम सच बताऊं तो पहला एपिसोड मुझे हुक करने के लिए काफी था ही नहीं, क्योंकि इस शो ने मुझे क्लियरली कुछ बताया ही नहीं कि ये मुझे दिखाना क्या चाहता है सिवाय हॉट कॉस्प्लेस के। एंड हाउ द हेल इज दिस शो गेटिंग 24 एपिसोड्स? कौन पैसा लगा रहा है इस पे? ओह, मेक सेंस। बड़ा खिलाड़ी बड़े प्लॉट पर ही पैसा लगाएगा। सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। देखो, इस तरह के शोज इवन दो अच्छे हो सकते हैं लाइक स्कॉट पिलग्रिम, बट आई जस्ट डोंट सी द पॉइंट ऑफ अडेप्टिंग वेस्टर्न मीडिया इनटू एनिमे। आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। आई एम सॉरी अगर तुमने कभी मेरे मुंह से सुना हो कि गाइस मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। I never was. I'm sorry. No longer allowed in another world. एक आदमी की ट्रेजेडीज का मजाक बनते हुए देखना मेरा कोई फेवरेट टाइम पास तो नहीं है, बट अगर मजाक बनाना है तो भाई ढंग से बनाओ। ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट क्यों? इससे तो बस दजाई की पॉपुलैरिटी कैश इन हो रही है। ऑनेस्टली इसके 2-3 एपिसोड्स ट्राई करने के बाद भी मेरा इस एनिमे में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, बट जिनको दजाई में इंटरेस्ट है उनको इंटरेस्ट आ भी सकता है, सो मेक योर ओन डिसीजन। द ओसान न्यूबी एडवेंचरर। ओके, मे बी ये ड्रॉप करना डिजर्व नहीं करता था, बट लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं इसको नहीं देख पाया। आई एम सॉरी गाइस, आई डिसअपॉइंटेड यू। थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट भी था। आई मीन, गेट अ बेटर नेम ड्यूड। सो ये तो थे वो शोज जिनको मैंने ड्रॉप किया, इनको मैंने एक ही सेक्शन में निपटा दिया। अब सेक्शन नहीं होंगे, अब हम प्लेस करेंगे। शुरुआत करते हैं ओशिनोको से। ओशिनोको एक ऐसा शो है जो मुझे हमेशा गर्म करके ठंडा छोड़ देता है, मर्डर मिस्ट्री का लालच देता है और फिर 4 टीनेजर्स का बंदी रोना दिखाता है, जिसमें फ्रैंकली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि मैं इसको देखूं या नहीं। सो मैंने तुम लोगों से ट्विटर पे पूछा कि गाइस हेल्प मी आउट, एंड तुम लोगों ने कोई खास मदद की नहीं। सो जब मुझे ये दिखा कि पब्लिक ही इतनी डिवाइडेड है तो क्यों ना खुद ही चक्के देखा जाए कि माजरा क्या है। मैं डिसअपॉइंट होने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर इस शो ने मेरा परसेप्शन चेंज किया। आई मीन, कैन यू रियली फॉल्ट द प्रोडक्शन हु इज डूइंग इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट टू अपलिफ्ट द स्टोरी, जो कैरेक्टर की इंटरनल फीलिंग्स को पोर्ट्रे करने में और कैरेक्टर्स के बीच के आपसी मतभेद को विजुअलाइज करने में इतनी क्रिएटिव अप्रोचेस लेता है कि तुम्हें इसको अप्रिशिएट करना ही पड़े। नाउ ये टोक्यो ब्लेड आर्क का सेटअप अपने आप में काफी अच्छा था, कैरेक्टर्स को काफी डेवलप होने का मौका मिला और आक्वा की हमें एक वल्नरेबल और सिनिस्टर साइड भी देखने मिली, जो कि एक सेंस ऑफ गिल्ट लेके जी रहा है कि जब तक वो आई के गुनहगार को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देगा, उसे अपनी जिंदगी को किसी भी पॉइंट पे एंजॉय करने का कोई हक नहीं है, जिससे आई एम श्योर काफी लोग रिलेट भी कर पाएंगे जो किसी भी तरह का गिल्ट लेकर जीते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि नो मैटर हु यू आर एंड वट एवर काइंड ऑफ वेट यू आर कैरिंग, इट इज नेवर टू लेट टू ट्राई एंड बी बेटर एंड एंजॉय योर लाइफ।
बाकी हाँ, मैं सही था। टोक्यो ब्लेड आर्क चाहे कितनी भी अच्छी रही हो, बट मुझे एक्चुअल इंटरेस्ट तभी आया जब मर्डर मिस्ट्री वाले एस्पेक्ट में डेवलपमेंट्स हुए रीसेंट एपिसोड्स में। स्टोरी अभी काफी ब्रूटल टर्न्स ले रही है एंड आई एम जस्ट सो हुक्ड। इवन दो इन एपिसोड्स का क्रिएटिव विजन उस लेवल का नहीं है जितना थिएटर वाले एपिसोड्स का था, बट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैटर्स। सो इस शो को मैं रखूंगा गुड शिट वाली कैटेगरी में। बाकी मुझे पता है कि किसी टॉक्सिक एक्स की तरह इस शो से मेरा लव एंड हेट रिलेशन बना रहेगा। माय डियर फ्रेंड नोकोतान, जब मैंने शो का फर्स्ट एपिसोड देखा था तो शायद मैंने इसको कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट कर दिया था कि ये कोई मास्टर क्लास कॉमेडी या सटायर होने वाला है, बट द फैक्ट इज दैट दिस इज जस्ट अ रैंडम ब्रेन रॉट। हाँ, पर वो स्किबिडी या ग्याट वाला ब्रेन रॉट नहीं, इट इज द काइंड ऑफ ब्रेन रॉट दैट आई लाइक। इस एनिमे में किसी चीज का कोई लॉजिक, सेंस या सरपाव नहीं है। इसमें जोक के लिए कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। कोई कोहेरेंट प्लॉट नहीं है, बस एक इनिशियल सेटअप है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर्स शिका नोको और नोकोतान को सेटअप कर दिया जाता है। एक वायरल म्यूजिक वीडियो बना दिया है मार्केटिंग टीम ने फॉर द पॉपुलैरिटी, और बस आगे ये एनिमे एपिसोडिक रहता है। नए कैरेक्टर्स आते हैं, एब्सर्ड सिचुएशंस आती हैं और डियर जोक्स जो फॉर सम रीजन वर्क करते हैं। हाँ, एनिमेशन वाइज ये एनिमे कोई झंडे तो नहीं गाड़ता है, बट it is good enough to facilitate the comedy. It is just a silly fun show that does some silly fun things. You might enjoy it or you might end up feeling like, why does it exist in the first place? I mean, it's alright. You can watch it if you want some brain rot. Vistoria Wand and Sword. Every once in a while एक एनिमे आता है जो हैरी पॉटर को कॉपी करने की कोशिश करता है। विस्टोरिया ने बस उसको अच्छे एनिमेशन के साथ किया। That's probably the worst description I could think of. But hey, मेरा क्या दोष? इस एनिमे ने डिसाइड किया कि चलो एक गॉबलेट ऑफ फायर आर्क डालते हैं और स्नेप डालते हैं और ड्रैको डालते हैं। जो ओनली ड्रॉबैक्स इस एनिमे की हैं वो है इसकी लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। इसका वर्ल्ड, कैरेक्टर्स, थीम्स, प्लॉट, इसकी पूरी पर्सनैलिटी सब कुछ ऐसा लगता है कि बोरोड है इधर उधर से। शुरू ये होता है एक बैंगर और हाइप वाले एपिसोड के साथ विद स्टनिंग एनिमेशन, लेकिन जब तुम इसके आगे के एपिसोड्स देखते हो तो तुमको एक लैक ऑफ सब्सटेंस फील होने लगता है। यू रियलाइज दैट दिस इज जस्ट 50% हैरी पॉटर, 30% मैजिक फैंटेसी एनिमे जिसमें कैरेक्टर्स डंजन फाइट्स करते हैं और 10% वन पंच मैन इफेक्ट। बट देन देयर इज दिस 10% पार्ट, अ वेरिएबल दैट इट इंट्रोड्यूसेस to maintain its originality, which makes its world its own. एक sense of mystery है इस fake sky, इस अजीब टावर हायरार्की और इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जो तुम्हारी उम्मीद बरकरार रखती है कि अगर तुमने इस एनिमे को थोड़ा सा टाइम दिया तो शायद ये तुमको अपना ट्रू सेल्फ दिखा पाएगा। ऊपर से शायद ये एनिमे तुमको थोड़ा सा शैलो दिखाई दे, लेकिन ये खुद को काफी सीरियसली लेता है। बीच बीच में जो आई कैचर्स आते हैं उसमें तुम एडिशनल डिटेल्ड इन्फो देख सकते हो वर्ल्ड और कैरेक्टर्स के बारे में, which makes me believe that this anime might gradually develop into its own thing. And honestly, I don't regret investing my time on it क्योंकि ये एनिमे रिसेंटली काफी डार्क टर्न ले रहा है। रिसेंट के कुछ एपिसोड्स अमेजिंग रहे हैं। एक एक्चुअल एंटेगनिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और आगे स्टोरी कहां जाती है वो देखने के लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। सो दिस वाज सम गुड शिट एंड आई वुड लाइक मोर ऑफ इट। रिकमेंडेड। ओह, अगला है Days with my stepsister. All right, शांत हो जाइए। It's Japan, guys. It's normal. We should just accept it by now. Honestly, अब मुझे आश्चर्य होना भी बंद हो गया है। हर दूसरा एनिमे भाई बहन को शिप कर रहा है, कोई कॉमेडी के लिए, कोई सीरियसली, और कुछ का तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही सीन है। बाकी दो का तो फिर भी ठीक था, बट जब एक एनिमे का मेन प्लॉट ही ये बन जाए जिसको वो एकदम सीरियसनेस के साथ डील कर रहा है, लाइक एकदम प्यार मोहब्बत वाली सीरियसनेस, तब तो तुम खुद को ही क्वेश्चन करने लगते हो कि सच में हो जाएगा क्या भाई बहन के बीच। नाम इसका काफी सच था, डेज विद माई स्टेप सिस्टर, और इसको देखते हुए भी मैं काफी हेजिटेंट था, लेकिन फर्स्ट एपिसोड ने मुझे एक्चुअली काफी सरप्राइज किया और एक उम्मीद थी कि मे बी ये एनिमे प्यार मोहब्बत के बारे में है ही नहीं, बट एज स्टेप सिबलिंग्स दोनों मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं और एज फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं उस बारे में है। कुछ टाइम तक वैसा चलता भी है, बट ना, ये एनिमे उस बारे में नहीं था। ये ब्रदर सिस्टर रोमांस के बारे में ही है जिसमें बिगेस्ट सेविंग ग्रेस यही है कि वो बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है, और इतना भी काफी ऑडियंस को पुट ऑफ कर सकता है इंक्लूडिंग मी, बट थैंकफुली ये एनिमे सब कुछ काफी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करता है। ये इस टॉपिक को एवरीडे जापान थिंग या फिर कोई कॉमेडिक गैग नहीं बनाता है, ये एक टैबू टॉपिक को एक टैबू टॉपिक की तरह ही डील करता है। कैरेक्टर्स उस इशू को एक्नॉलेज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उससे जूझते हैं, लड़ते हैं, छुपाते हैं, पर जब वो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर समेट नहीं पाते तब जाके वो बाहर आती हैं। वो
उससे होने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको इग्नोर या उन पर एक्ट करने का डिसाइड करते हैं। ये एनिमे इन फीलिंग्स को काफी सारे पेशेंस और हार्ट के साथ शो करता है। काफी सारे एक्सटेंडेड सीन्स हैं जिसमें या तो सिर्फ म्यूजिक है या मोनोलॉग है या साकी की डायरी है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स लिखती है। कुछ लोगों को ये एनिमे काफी ज्यादा स्लो और बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि इसको पर्पसफुली वैसा बनाया गया है। इट फील्स लाइक रीडिंग अ बुक फुल ऑफ इमोशंस एंड एवरीडे मंडेन लाइफ, व्हिच इज जस्टिफाइड क्योंकि इसको एक लाइट नॉवेल से अडेप्ट किया गया है। ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन काफी सुंदर है और आपको एक वार्म सी फीलिंग देकर जाती है। सो इवन विद ऑल द प्रॉब्लमैटिक स्टफ, this anime still manages to be one of the quotes of the season. Alia sometimes hides her feelings in Russian. इस सीजन का तीसरा भाई बहन का प्यार वाला एनिमे। साला एनिमे न हो गए 2017 की YouTube वीडियोस हो गई। ऑल्दो इसका मेन प्लॉट वो नहीं है। मेन प्लॉट के अकॉर्डिंग तो ये एनिमे आलिया के बारे में है जिसको एक लड़का पसंद है, पर क्योंकि वो सुंदरे है तो वो अपनी फीलिंग्स डायरेक्टली नहीं बताती है। उसको जो भी कहना होता है वो रशियन में कह देती है, मगर आलिया ये नहीं जानती है कि उस लड़के को भी रशियन बहुत अच्छे से आती है। और ये है सेटअप इस एनिमे की सिचुएशनल कॉमेडी का, जिसमें आलिया क्या क्या बोल जाती है और वो लड़का उन चीजों पर कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, हमें वो सब देखकर काफी मजा आता है। Sometimes this anime goes really hard with the fan service and I'm not complaining one bit. Although MC की बहन कुछ ज्यादा ही क्रीपी है, ये लड़की अपने भाई से कुछ अलग ही लेवल पर ऑब्सेस्ड है। मतलब ये पूरा सेटअप ही प्लान कर लेती है जिसमें उसका भाई कपड़े बदलते हुए उसके रूम में एंटर हो जाए। ये इस शो का वो एस्पेक्ट है जिसको मैं बिल्कुल अप्रूव नहीं करता हूँ। बाकी चीजें तो सेटअप हो रही हैं और एनिमे ओवरऑल काफी एंजॉयबल रहता है, पर मैंने जितना इमेजिन किया था ये उतना भी फनी नहीं था। कॉलेज इलेक्शंस का एक साइड प्लॉट आया है और स्टोरी एग्जैक्टली कहाँ जा रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हर दूसरी लड़की एमसी में इंटरेस्टेड है और हारिम बनने से ये बस इतना सा दूर है। आई होप सेकंड सीजन इसको और ज्यादा अपलिफ्ट कर पाएगा। फिलहाल के लिए आई विल लीव इट इन द गुड शिट। सूडो हारिम। क्या आप जानते हैं कि आपको आपका पहला प्यार मिलने के चांसेस प्रीटी मच 0 होते हैं, और अपनी जिंदगी में मैंने उतने ही हारिम एनिमे देखे हैं। क्योंकि नहीं देखना मुझे किसी फिक्शनल कैरेक्टर को मेरी फैंटेसी जीते हुए, पर चलो सूडो हारिम फेक हारिम ही तो है ना, चलेगा। तो इस एनिमे में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, किताहामा और नानाकुरा। मेरी तरह किताहामा का भी एक ही सपना है और वो है खुद का हारिम बनाना। नानाकुरा ड्रामा क्लब में उसकी जूनियर है और उसको अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके लुभाती है। अपनी एक्टिंग स्किल्स से वो अलग अलग लड़कियों का मजा उसको देती है, क्रिएटिंग अ फेक हारिम फॉर हिम। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ऑल्दो ये चीज आउट इन दी ओपन नहीं है, ये बस इंप्लाइड है, जिसकी वजह से एनिमे हमको काफी स्वीट, हार्ट वार्मिंग एज वेल एज फनी एंड एंटरटेनिंग लगता है। बस हाँ, काफी ज्यादा एपिसोडिक है और वो एपिसोड्स भी सब एपिसोड्स में डिवाइडेड हैं। सब्सटेंस तो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, पर ये एनिमे तुमको काफी नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड एंड फन सा एक्सपीरियंस देगा। इट्स एन ऑल राइट एनिमे जिसको तुम टाइम पास के लिए देख सकते हो। शोशिमिन, हाउ टू बी ऑर्डिनरी। शोशिमिन को अगर मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं तो ये एक डिटेक्टिव और मिस्ट्री एनिमे है। इसको ह्योका के राइटर होनोबु योनेजावा ने लिखा है, जो ऑलरेडी अपने मिस्ट्री वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, और ये एनिमे उनके इसी राइटिंग स्टाइल को फॉलो करता है। और अगर आप ओजी ह्योका फैन हैं तो आपको तो ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एनिमे ऑल्दो काफी एपिसोडिक लग सकता है, सॉल्विंग मिस्ट्रीज अराउंड द कैरेक्टर्स एज दे कम, बट एक ओवर आर्चिंग प्लॉट है जो बैकग्राउंड में डेवलप होता है और बाकी ऑनगोइंग मिस्ट्रीज को सॉल्व होते हुए देखने में भी काफी मजा आता है। मेन लीड पेयर काबुतो और ओसनाए नॉर्मल बनना चाहते हैं और उसके लिए वो एफर्ट भी करते हैं कि उन पर ज्यादा अटेंशन न जाए। उनको लगता है कि उनकी ये डिटेक्टिव साइड उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट नहीं करने देती, पर ये मिस्ट्रीज उनको अपनी ओर खींच ही लेती हैं, कुछ इंटरेस्ट से तो कुछ जबरदस्ती। मिस्ट्रीज के अलावा एक और चीज को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जो है इस एनिमे का काम और सूदिंग नेचर। ये एनिमे एक छोटे से टाउन में सेट है जो तुमको तुम्हारी बिजी लाइफ से कहीं दूर ले जाता है और शांति देता है। तुम बस चिल होके इस एनिमे का मजा ले सकते हो। दिस वॉज सम गुड शिट। The magical girl and the evil lieutenant used to be arch enemies. इसको प्लेस पहले कर लेते हैं, so it is an alright anime. प्लॉट इसका कुछ ऐसा है कि कोई भी evil mastermind और क्यूट मैजिक गर्ल्स का वर्ल्ड इमेजिन कर लो। बस उसमें इविल बॉस को एक मैजिकल गर्ल से पहली ही मुलाकात में मोहब्बत हो जाती है और वो अपनी इविल ऑर्गेनाइजेशन से छुप के उस लड़की की मदद करने लगता है
क्योंकि शी इज जस्ट टू वीक एंड इनोसेंट फॉर दिस क्रूअल वर्ल्ड। ये एक गैग टाइप का कॉमेडी एनिमे है, बस वो गैग बहुत ज्यादा रैंडम नहीं होते हैं, वो एक्चुअली प्लॉट को प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं। ये एक फनी लिटिल एनिमे है जिसको तुम टाइम पास के लिए देख सकते हो। इसके एपिसोड्स भी केवल 12-12 मिनट्स के ही हैं, तो खाना खाते हुए मस्त यूट्यूब की तरह एंजॉय करो। मक्केई ने टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। ओके, जब मैंने एनिमे देखना शुरू किया था तो मैंने एक चीज तो सोची थी कि ये एनिमेशन वाइज सबसे सॉलिड एनिमे है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द सीजन बन जाएगा। आई मीन, रिजेक्टेड लड़कियों का रोना कौन देखना चाहता है? सर्टेनली नॉट अ बैटमैन लाइक मी। बट लड़कियों ने सिर्फ रोना नहीं बल्कि कुछ और भी दिखाया। एंड एज यू नो, बैटमैन ओनली हैज वन वीकनेस। तो ये एनिमे उन लड़कियों के बारे में है जिनको प्यार में मिलती है नाकामी, और जैसा कि टाइटल में लिखा है, There are just too many of them in this anime। मतलब इतनी ज्यादा कि एक टाइम पे मुझे ट्रैक रखना मुश्किल हो गया था कि कौन किसका बॉयफ्रेंड, कौन किसकी गर्लफ्रेंड, किसने किसको डंप किया, किसको किस पर क्रश है। माय गॉड, दैट्स टू मच फॉर मी। तो थोड़ा ध्यान से और कंटिन्यूअसली ही इस एनिमे को देखना। ऑल्दो इतने दिल टूट रहे होते हैं, पर उसके बावजूद ये एनिमे अपने फन वाइब को मेंटेन रखता है। सभी टीनेजर्स हैं तो ड्रामा तो होगा ही। कोई किसी का दिल तोड़ेगा तो कोई किसी से दिल जोड़ेगा। कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है तो किसी का अभी पहला पहला प्यार है। एंड डिस्पाइट दैट ऑल द कैरेक्टर्स आर यूनिक एंड वेरी लाइकेबल। उनकी खुद की स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और अपने अपने हार्ट ब्रेक से डील करने का उनका खुद का एक तरीका है। ओवरऑल अ वेरी गुड शो विद एन अमेजिंग एडेप्टेशन, और एनिमेशन में तो कोई डिप आता ही नहीं है। थैंक्स A1 पिक्चर्स फॉर डिलीवरिंग वन ऑफ द कोट्स ऑफ द सीजन। मेरी लिस्ट का आखिरी शो, द इल्यूसिव समुराई। द इल्यूसिव समुराई अपने पहले ही एपिसोड के साथ किसी भी दूसरे सीजनल से खुद को सेपरेट कर लेता है। इसका पहला एपिसोड अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। शो का वाइब काफी फन एंड इवन चाइल्डिश भी लग सकता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट लिटरली एक बच्चा है, जिससे तुमको ये भ्रम होगा कि सब कुछ यहाँ पर हंसी खुशी चलने वाला है, और फिर जब तुम प्रिपेयर्ड नहीं होगे तब ये एनिमे तुमको दिखाएगा वॉर इन इट्स मोस्ट ब्रूटल एंड रॉ फॉर्म, जिसमें लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उसका एनिमेशन एंड क्रिएटिव विजन लाजवाब है, लाइक एनी अदर क्लोवरवर्क्स एनिमे। सो ये एनिमे राइट ऑफ द बैट ही खुद की पोजीशन एस्टेब्लिश कर लेता है, बट उसके बाद इट काइंड ऑफ फॉल्टर्स विद द टोन। इसमें एक प्रीस्ट के जैसा ये कैरेक्टर है जिसके पास दैवीय शक्तियां हैं और वो भविष्य देख सकता है, बट वो बहुत ही ज्यादा लाउड और इरिटेटिंग है, जो मुझे स्टार्टिंग में काफी अजीब लगा था। खैर, फिर मैंने उसको तो एज एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर लिया था, पर उसके अलावा भी शो इधर उधर टोनल शिफ्ट्स लेता रहता है। कभी फन लाइट हार्टेड डेली लाइफ और ट्रेनिंग वगैरह, तो कभी एक टेंस और ब्रूटल अंडरडॉग स्टोरी। इसकी कॉमेडी आपको आउट ऑफ प्लेस लग सकती है, एनॉय भी कर सकती है, पर इसके जो मोर सीरियस पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा एंगेजिंग हैं। उनको देखने में एक्चुअली मजा आता है। डिस्पाइट इट्स ब्रूटल नेचर, ये एक शोनेनेस्क टाइप स्टोरी है, तो तुमको इन टोनल शिफ्ट्स की आदत शायद डाल लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर नोन for this kind of entertainment graph. And with everything considered, The Elusive Samurai is definitely one of the goats of the season. और इसके साथ हमने कवर कर लिए हैं वो सारे शोज जो मैंने समर 2024 में देखे। आई एम श्योर मैंने काफी कुछ मिस भी किया होगा, तो अपनी रिकमेंडेशंस भी कमेंट्स में छोड़ देना, और वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। आई रियली नीड दैट एंगेजमेंट। और चाय विद सेनपाई को भी जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पॉडकास्ट में भी हम ऑनगोइंग एनिमे के बारे में बातें करते रहते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।